दोस्तों, आज के लाइव लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, जिनके बारे में अच्छी बात है कि मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा। आप उन्हें तस्वीर में देख पा रहे होंगे और गजराज राव फेमस एक्टर हैं और आप लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं। ये हमेशा अच्छा होता है जब किसी का परिचय नहीं देना पड़ता है। और आज जिस किताब का हम लोकार्पण करने वाले हैं, वो है विवेकानंद की खोज में। ये किताब डॉक्टर अजीत जावेद ने लिखी थी, जो अब हमारे साथ नहीं है दुनिया में। और मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ गजराज का कि वो इस किताब पर बात करने के लिए, विवेकानंद पर बात करने के लिए बेसिकली तैयार हुए। तो शुक्रिया बहुत गजराज, वेलकम। गिरिराज जी नमस्कार। मुझे मुझे ये अवसर देने के लिए मैं आपका और स्टोरीटेल का आभारी हूँ। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि विवेकानंद आपकी जिंदगी में कैसे आए। जो बड़े लोग होते हैं उनके सबकी जिंदगी में आने का कोई ना कोई तरीका होता है। स्वामी जी शायद 9th में 8th या 9th की बात है, दिल्ली में वहां पर मुझे जो हमारे स्कूल में टीचर थे, हिंदी के टीचर थे, वेद प्रकाश नहीं संस्कृत के टीचर थे, वेद प्रकाश जी। उन्होंने कुछ सजेस्ट किया कि जनवरी की बात थी कि रामकृष्ण मिशन में एक स्कूल, अलग अलग स्कूलों से लोग जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर कुछ एक समारोह है। तो मुझे उससे पहले कुछ बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। तो एक हफ्ते पहले की बात है और ये फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। और दिल्ली में 12 जनवरी की बात है, 12 जनवरी को जन्मदिन होता है ना स्वामी जी का। तो 12 जनवरी के दिन रामकृष्ण मिशन पंचकुनिया रोड पे था शायद दिल्ली में। तो वहां पर वो मेरे जीवन का पहला ऐसा मौका था जब मैं स्टेज पर चढ़ा और कुछ 100-150 लोग थे, गणमान्य अतिथि थे वहां पर, और उनके सामने बोला। तो वहां से स्वामी जी मेरी जिंदगी में आए और फिर हैं, अभी भी हैं। अभी मैंने बहुत गहन चिंतन नहीं किया है, पढ़ा नहीं है उनके बारे में बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो समझ में आती हैं और समझा है उनको, तो वो उनकी जो फी है और उनका जो स्पिरिचुअल जो एक जर्नी। आपकी आवाज थोड़ा कट रही है, फ्रीज हो रही है। हेलो 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 जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। गिरिराज, आप नजर नहीं आ रहे हैं, दोबारा ज्वाइन करना चाहिए क्या? जी, एक बार आप दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, हम फिर से वेट कर रहे हैं गजराज के वापस ज्वाइन करने का। और उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में ही एक तरह से विवेकानंद उनके जीवन में आए और उनकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस जो थी, उसके साथ भी उसका कनेक्शन बन गया। मैं इंतजार कर रहा हूं उनके फिर से ज्वाइन करने का। जिस किताब के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो किताब डॉक्टर अजीत जावेद ने लिखी थी, जो अनफॉर्चुनेटली अब दुनिया में नहीं है। और उन्होंने गांधी जी पर भी ये किताब लिखी है और जिन्ना पर भी। अब आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं? मैं आपको देख पा रहा हूँ। जी जी जी, कुछ कनेक्शन शायद जी, गड़बड़ी हुई। तो हम वहीं से वापस शुरू करते हैं। आपके जीवन में बहुत अर्ली ऑन एक तरह से स्वामी विवेकानंद का जी दाखिला हुआ और आप कह रहे हैं कि वो उसके बाद से अभी तक लगातार बना हुआ है। तो हाँ, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जिसकी वजह से वो आपके साथ बने रहते हैं, अभी तक बने हुए हैं? एक तो मुझे
उनका जो स्पिरिचुअल जर्नी है, और उनकी धर्मांध नहीं है, धर्मांध नहीं है, मतलब धार्मिक जो उनका जो रुझान है वो लॉजिक्स के साथ है उसके अंदर। और सबसे जो मैंने समझा उनको कि वो जैसे एक बार कहीं पढ़ा था कि पंजाब से कोई एक डेलीगेशन गया मिलने के लिए उनसे, उनको लगा सत्संग करेंगे, कुछ धार्मिक बातें होंगी, और स्वामी जी ने उनसे पूछा कि पंजाब में जो अनाज की कमी है उसका क्या स्टेटस है अभी। तो उनको समझ में नहीं आया कि तो यहाँ तो हमें, तो जाते हुए उन्होंने बोला कि स्वामी जी थोड़ा सा मजा नहीं आया, मतलब हम तो सोच रहे थे कि कुछ धार्मिक प्रवचन होगा और हमें कुछ सीखने को मिलेगा, और आप तो रोजमर्रा की बात कर रहे हैं कि वहाँ भूखे लोग कितने हैं और अनाज कितना है। तो स्वामी जी ने बोला वही मेरे लिए धर्म से बढ़कर ये है कि जो हमारे देश की जनता है जो तकलीफ में है, उनको सबको अनाज पहुंचे, खाना पहुंचे, इस तरह की बात मुझे वो ये चीज बड़ी इंस्पायर करती है कि पता है कि और उनका जो स्वास्थ्य को लेकर उनका जो रुझान था, तो वो या जो जिस तरह से वो चले गए थे शिकागो 1893 में 94 में शायद, कि उनको शायद जो मेरी समझ है कि उनको निमंत्रण भी नहीं था उस तरह से, उनको जानकारी मिली थी और यहाँ पर उनको किसी ने, मैसूर के राजा शायद उन्होंने स्पॉन्सर किया और वो गए वहां पर खोजते खोजते, और लेकिन जब वो पहुंचे वहां पर और शायद जुलाई में होना था और वो सितंबर तक टल गया, तो किसी तरह से वो रहे। और जब जिस दिन उनको स्टेज पर बुलाया गया, जिस दिन फंक्शन शुरू हुआ धर्म संसद, और उन्होंने जब बोला मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, और जो तालियां बजी हैं वहां पर और उनकी गुरु गंभीर आवाज में, और वहां पर भी उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी अपना शायद इंटरनेशनल फ्रंट पे शायद वो पहला कोई एक वक्ता होगा जिसने हमारे यहाँ पर धर्म की क्या स्थिति है या हमारे यहाँ पे धार्मिक भावनाओं को कितना सम्मान दिया जाता है और सब धर्मों को कितना को लेकर एक रूपता है, एक रास्ता है, उसके बारे में उन्होंने वहां पर बताया। वहां पे शायद उन्होंने बताया यहूदियों के बारे में जो सदियों पहले साउथ इंडिया में आ गए थे, या पारसी जो गुजरात में आके रहने लगे थे। तो ये चीजें मुझे बड़ी उनकी जो है जमती हैं मुझे। तो जैसे मैं पहली चीज से शुरू करता हूँ, आपने जो 3-4 चीजें कही उनमें थोड़ी बात करते हैं। तो जैसे पहली चीज है कि उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें एक बड़ा पॉइंट वो है जब वो नरेंद्र से विवेकानंद की तरफ बढ़ते हैं, और ये किताब भी एक तरह से उसी पे फोकस करती है। तो आपको क्या लगता है कि एक युवक जिसके पास बहुत सारी ऊर्जा और क्रोध था, उसके जीवन में ऐसा क्या होना शुरू हुआ, ऐसी कौन सी जर्नी शुरू हुई कि वो धीरे धीरे एक स्वामी में और एक इस तरह के विश्व गुरु में बदल गया? एक तो मुझे लगता है कि वो जिस समय पैदा हुए, शायद 1860 के आसपास पैदा हुए थे वो, और वो रेनेसां पीरियड था बंगाल में, जिस तरह के समाज सेवी हो रहे थे, और हिंदुस्तान के पहले डॉक्टर्स, लॉयर्स, बड़ा ही वो जो समाज होगा, वो उनसे मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है कभी कभी, कि वो जो उस समय का जो कलकत्ता था, उस समय का जो बंगाल था, वहां पे जो रचनात्मक काम हो रहे थे, ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय ने वहां पर 1850 के आसपास सती प्रथा के विरोध में काम करना शुरू कर दिया था। रवि ठाकुर, उनके जो नाटक हो रहे थे, उनका परिवार। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी जिस वक्त वहां पे 1860, 70, 80, 80 के आसपास, 1880 के आसपास, तो उस समय शायद विदेश, लंदन से भी बहुत सारे लोग बैरिस्टर बन के पहुंच चुके थे वहां पर कलकत्ता में। तो उनके लिए वो बड़ा एनर्जेटिक माहौल होगा उसके अंदर, एक युवक के लिए, 18-20 साल के लिए, लड़के के लिए, कि वो उनके फादर शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो भी लॉयर थे या बिजनेसमैन थे, लॉयर थे शायद, स्वामी जी की फादर। आपको आइडिया है? शायद। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई वाला माहौल था, और उसके बीच में जो उनके जो टीचर्स थे, उनको सबको वो इम्प्रेस करते जा रहे थे, इतना उनके अंदर जानने की ललक थी।
जो सबसे पहली चीज होती है, मुझे लगता है कि जिज्ञासा, बहुत जिज्ञासु थे, और आंख मूंद कर भरोसा करने वालों में से नहीं थे। तो अपना जब वो इनकी मुलाकात हुई स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस से, तो वहां पर भी उन्होंने अपने जो प्रश्न थे उनको जिलाए रखा। उनकी जो जिज्ञासा थी कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की जो खोज थी उसको लेकर, और तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो लॉजिक्स वाले साधु थे, लॉजिक्स वाले स्वामी थे। वो खाली आस्था की बात नहीं करते थे। तो शायद इसलिए हमारे लिए, मेरे लिए खास तौर पे स्वामी जी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, कि क्योंकि मुझे सुहाते हैं ये। मुझे खाली ऐसा नहीं बोलते हैं कि आंख बंद करके आप किसी चीज में आस्था रख लो और आपका हो जाएगा। वो प्रश्न करने पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक बात है। और जो दूसरी बात आपने कही वो थी धर्मांधता के बारे में। तो रामकृष्ण परमहंस के यहाँ भी और विवेकानंद के यहाँ भी बहुत सारा एक्सप्लोरेशन है इस्लाम का और क्रिश्चियन रीतियों का। उनके यहाँ कोई निगेशन नहीं है। और आज के जमाने में ये बड़ी बात हो जाती है कि एक व्यक्ति है जो 19वीं शताब्दी में इतना एनलाइटेंड है और उसमें एक तरह का निगेशन नहीं है दूसरों का, वो दूसरों को भी एक्सप्लोर करता है। जी। आपको वो लगता है कि क्या ये एक बड़ी विरासत है उनकी हमारे लिए, जिसको हमें सहेजना चाहिए आज के जमाने में, खासकर धर्मांधता वाली? बिल्कुल गिरिराज, मतलब क्या हो गया है कि स्वामी जी अभी मतलब मुझे लगता है कि ज्यादातर जो स्वामी जी को टोकन उनकी प्रेजेंस है, टोकन प्रेजेंस है लाइब्रेरीज में या स्कूल के गलियारे में, या ये स्वामी विवेकानंद है। लेकिन जो असली मायने में जो उनकी जो विचार है, उनका जो समाज को लेकर, देश को लेकर जो उनके जो विचार थे कि तकलीफ में जो लोग हैं, जो 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 जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन और एक तबका जो पढ़ लिख लेता है, वो कहते हैं, कई जगह कहा है उन्होंने कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग जो किसी एक जगह पर पहुंच जाते हैं और लेकिन वंचित हैं, उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ये अनैतिक है, ये गलत है। मेरे ख्याल से ये दरिद्र नारायण शब्द और उसके अलावा सप्रेस्ड क्लासेज, ये जो इनफैक्ट ये जो शब्द है वो इस्तेमाल करना वंचित लोगों के लिए, ये भी स्वामी जी ने ही सबसे पहले शुरू किया था। दरिद्र नारायण, अच्छा, ये और सप्रेस्ड शब्द को वो उनके लिए यूज करते थे। गांधी जी ने इस बात को कहीं रिलेट किया है कि कैसे उन्होंने सप्रेस्ड शब्द वहां से सीखा और बाद में उसको वो हरिजन की तरफ ले गए थे। मुझे लगता है ये एक बड़ी विरासत है कि धर्मांध नहीं हो। और धर्मांध और गिरिराज, मुझे लगता है कि उन्होंने ट्रैवल बहुत किया, वो घूमे बहुत, क्योंकि एक जगह पानी एक जगह जम जाता है तो वो मैला हो जाता है। बहता पानी, मुझे लगता है कि जो शायद हमारे देश में और जो यूरोपियन लोगों में एक मुख्यतः जो मैं डिफरेंस देखता हूं कि जो यूरोप के जो लोग होते हैं या जो मैं जिनसे थोड़ी बहुत पहचान भी हुई, तो वो कहीं से भी अपनी जड़ें हटाने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब कोई लंदन में है तो वो 6 साल के लिए हिंदुस्तान आने के लिए तैयार है, या किसी मलेशिया जाने के लिए तैयार है, या 3 महीने के लिए जाने के लिए तैयार है। हम लोग मतलब एक शहर में, जैसे मुंबई में मैं हूं, मुझे अंधेरी वेस्ट से बोला जाए कि मैं मलाड शिफ्ट हो जाऊं, जो कि 4 किलोमीटर है, तो मुझे उसके अंदर सोच में पड़ जाऊंगा कि यार कैसे होगा, यहाँ पे इकोसिस्टम बन गया है, केमिस्ट की दुकान है, राशन है, सब कुछ है। तो वो हमारे यहाँ शायद एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग घूमते नहीं, और खासतौर पे जो नौजवान पीढ़ी है उनको भी हम लोग उसी ढर्रे में आ जाते हैं, वो भी बेचारे, कि अभी अपना करियर देखो और किसी तरह से जुट जाओ और एक लाइन पकड़ लो और अपना गुजारा करो। जो कि स्वामी जी के केस में देखें तो वो जब ये शिकागो से भी आए तो वो यहाँ पर शायद साउथ में आए, और उसके बाद वो कहाँ नहीं गए हैं, अलवर सब तरफ, सब जगह उन्होंने भ्रमण किया। और तो वो और शायद इसी वजह से उनको नए आइडियाज भी आते होंगे, शायद इसी वजह से वो हिंदुस्तान को बेहतर समझे होंगे उस जमाने में।
मेरे ख्याल से उन्होंने कुल 38 साल की उम्र पाई, और उसमें वो जितना घूम सके पूरे भारत में और विदेश में, वो एकदम अचरज में डालता है कि इतना कुछ वो कैसे कर पाए। इनफैक्ट अभी मुझे कुछ दिन पहले पता चला है कि लाइक उनके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जो आया था, वो एक बहुत छोटी-सी रियासत थी राजस्थान में, खेतरी, वहाँ पे आया था। वहाँ पे खिचड़ी। वो हाँ, वहाँ पे वो ट्रैवल करते हुए गए थे, और वहाँ पे वो वहाँ की रियासत के मेहमान थे, और वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ एक तवायफ के साथ, जिससे वो काफ़ी अच्छा। मतलब उनके जीवन में माना जाता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट वहाँ से आया। लाइक आप सोच के देखिए वो कहाँ के हैं, और 1890s में वो राजस्थान पहुँच गए, और वहाँ से शिकागो, और पता नहीं। सो आप शिकागो। सही कह रहे हैं कि उनके यहाँ आइडियाज़ स्टैग्नेट नहीं होते, वो लगातार खोज में रहते हैं। राइट। इस किताब का भी शीर्षक विवेकानंद की खोज में है, हाँ। और डॉक्टर अजीज जावेद का ये मानना था कि विवेकानंद के बारे में, जैसा आपने कहा, बहुत टोकनिज्म होता है, हम्म। लेकिन उनकी जो रियल प्रोसेस थी, जिसमें वो एक लॉजिकल एंग्री बंदे से एक एनलाइटन गुरु में कन्वर्ट होते हैं, हम्म। उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। ये किताब उस तरफ ले जाती है बार-बार हमारे को। जी। और जो तीसरी बात आप कह रहे थे कि जो उन्होंने शिकागो में एड्रेस दिया, हम्म। वो मेरे ख्याल से वेस्टर्न दुनिया में एक बड़ा प्रोक्लेमेशन है कि हिंदुस्तान क्या है, यहाँ की हम्म। सिविलाइजेशन, यहाँ का रिलीजन क्या है। क्योंकि जैसा अब हम जानते हैं कि वेस्ट अपने हिसाब से भारत को देखता था हमेशा, जी। जी। और पहली बार कोई भारत से जाके बताने की कोशिश कर रहा था कि हम क्या हैं। हम्म। तो वो एक बड़ी चीज है। मुझे तो और चौथी उसमें चीज उसमें भी गिराज, मैं आपको टोक रहा हूँ, उसमें भी शायद अभी भी है। उस समय तो और भी ज्यादा होगा कि जो जो स्वामी है या साधु है, उसको ऐसा कुछ माना जाता था कि ये कुछ करतब दिखाएगा, ये कुछ जादू करेगा, करामात करेगा, करामाती पुरुष वाली एक छवि रही है हमारे देश के साधुओं की और स्वामियों की, ज्यादातर की, अभी तक भी। तो उन्होंने शायद वो भी तोड़ा, वो भी ब्रेक किया कि वो करामात नहीं दिखाते थे, वो बातें करते थे, वो सत्संग करते थे, वो चर्चा करते थे, वो डिबेट करते थे। और अगेन वो क्योंकि भाषा पे उनकी पकड़ थी, अंग्रेजी का ज्ञान उनका बहुत अच्छा था, तो उसकी वजह से वो कम्युनिकेशन गैप भी नहीं था। इसी से मुझे आपकी चौथी बात याद आती है। लाइक उसमें दो चीजें थी। एक चीज ये थी कि वो अप्रूवल के लिए नहीं काम करते थे, वो लगातार लोगों को चैलेंज करते थे, आइडियाज को चैलेंज करते थे, बिलीफ्स को चैलेंज करते थे। और उसके अलावा वो एक ऐसे धर्मगुरु हैं, वो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जिसका मटेरियल दुनिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मटेरियल सफरिंग में, मटेरियल क्वेश्चंस में। वो सिर्फ मतलब इमटेरियल की बात नहीं करते हैं। जी। तो मुझे बहुत कम ऐसे धार्मिक और उस तरह के आध्यात्मिक लोग पता है जिनके बारे में ये कहा जा सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ये चार चीजें जो आपने बताई, ये एक तरह से ब्रॉडली उनके बारे में जो काम हुआ है उसमें भी बात की जाती है उसमें। हाँ। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने, जैसे मेरे केस में हुआ है बचपन में, कि उनकी तस्वीर से भी एक फैसिनेशन होता था जब आप बहुत उनको देखते बहुत थे? अच्छी ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन। लाइक मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वुड स्टक इन चाइल्ड्स हेड, लाइक 8-10 साल के आप जब होते हैं, पहली बार तस्वीर देखते हैं, तो आपके साथ ऐसा हुआ था? मैं मैं थोड़ा सा इसको मैं वो करता हूँ, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। बहुत बढ़िया ये छोटी सी मूर्ति मैं तकरीबन 15 साल से हैं मेरे पास। मैं कलकत्ता में था, रामकृष्ण मिशन में, और वहां से मैं लेकर आया। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आप वाणी आपको प्रभावित करती है। जैसे महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी का कोई ओजस वैसा रूप नहीं था, लेकिन उनकी वाणी भी जो सुनी है, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है एक आध बार, और लोगों से भी पढ़ा है कि वो उसमें भी बहुत तेजस्वी ऐसे वक्ता नहीं थे। स और श की समस्या भी थी उनकी भाषा में, बहुत साधारण बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वो बड़ा वजनी होता था, लोगों को मोहित कर देता था या उनको इंस्पायर करता था। तो वो एक तरह के वक्ता होते हैं। और दूसरे हैं जैसे स्वामी जी के वाणी भी बहुत ही धीर गंभीर थी, मैंने ऐसे पढ़ा है। और उनका जो व्यक्तित्व भी था, उनकी आंखें, सबसे ज्यादा लोगों को आंखें उनकी एकदम मोह लेती थी। तो डेफिनेटली जब जीवन में से कई मोड़ आते हैं, और जब आप यंग होते हैं, जब
आप 20-22 साल की उम्र में होते हैं, तब तो आपको रोल मॉडल्स ढूंढ रहे होते हैं आप, और आप बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं कि एक तरफ दास कैपिटल है, एक तरफ कार्ल मार्क्स है, एक तरफ कोई और है, एक तरफ भगत सिंह है, एक तरफ गांधी जी हैं, तो किसको अपनाएं, क्या करें। तो उसके अंदर मेरे जीवन में स्वामी जी हमेशा रहे हैं। वो एक न्यूट्रल पार्टी की तरह, उनका जो इमेज है, उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं, उन्होंने मुझे बड़ा क्या कहें सम्मोहित किया है कि हाँ, इस आदमी की बात मुझे कन्विंसिंग लग रही है, मुझे फॉलो करनी चाहिए। अभी आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, उनमें कभी स्वामी जी के बारे में बातचीत होती है? कोई और ऐसे अभिनेता और ऐसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत कम। मनोज वाजपेयी हैं, मनोज वाजपेयी जो इस तरह के स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, उनसे अक्सर बात होती है, लेकिन ज्यादातर नहीं। अगेन वही ये सारे जो हमारे आइकन हैं वो टोकनिज्म में है। मतलब जैसे कई बार मुझे बड़ा दुख होता है कि सरदार भगत सिंह, जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिनको बताने की जरूरत नहीं है, उनकी तस्वीरों का जो इस्तेमाल है वो बड़े ही कूड़ मगज और बहुत ही औसत दर्जे के लोग कर रहे होते हैं। बड़ा अफसोस होता है। उन्होंने उनकी सरदार भगत सिंह को, मतलब उनको पता चले कि सरदार भगत सिंह जैसा वो सोचते हैं ये लोग, उनके कितना अगेंस्ट थे, वो धर्मांधता के कितने विरोध में थे, और उनका जो नेशनलिज्म था वो किस तरह का था, वो पढ़े तो वो उनकी रूह कांप जाए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं और ऐसा होता है। उसी तरह से स्वामी जी का भी यही है कि स्वामी जी को बिना पढ़े जाने लोगों को लगता है कि हाँ, ये एक साधु था और चलो इनको भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उस चीज का अफसोस होता है। एक चीज मुझे ये भी कमी लगती है कि उनके बारे में कोई डेफिनेटिव फिल्म नहीं है अपने पास। जी जी जी, ये बहुत अफसोस की बात है। तब बननी चाहिए उन पर एक बहुत डेफिनेटिव सी फिल्म। बिल्कुल, मतलब हाँ, फिल्म बने। अभी तो ये पॉसिबल है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं उसकी वजह से शायद पॉसिबल है कि ये कुछ एक 3 एपिसोड 6 एपिसोड का कुछ एक सीरीज भी बन सकता है। डेफिनेटली मेरे ख्याल से होना चाहिए, और अब इसके लिए ज्यादा वायबिलिटी लगती है इस तरह कंटेंट के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो समय था, उस समय काल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1890 और उस समय का जो परिवेश था, और जिस तरह से हिंदुस्तान करवट ले रहा था, तो हम लोग सिर्फ स्वामी जी को ही नहीं देखेंगे, स्वामी जी के आसपास की दुनिया में क्या हो रहा था। ठीक बात है। मतलब हमारे पास बहुत क्लियर आइडिया नहीं है 19th सेंचुरी इंडिया के बारे में भी बहुत सारे लोगों के पास। जी, आप उन अभिनेताओं में से हैं जिनकी मुझे लगता है हिंदी साहित्य में कोई दिलचस्पी है, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये स्टोरी टेल तक कैसे पहुंचे? बिल्कुल गिरिराज, खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसे लोगों का साथ मिला थिएटर में। मेरा जो दिल्ली में थिएटर ग्रुप था, एक्ट वन थिएटर ग्रुप, तो वहां पर पढ़ाई पर बहुत जोर दिया जाता था। हम लोग खाली लाइब्रेरी से किसी एक नाटक को ला के उसका मंचन नहीं करते थे कि ये क्लासिकल एक नाटक है, बादल सरकार ने किया है, या किसी भी एक प्लेराइट का नाटक है, उसको उठा के कर दो, मोहन राकेश का नाटक है, कर दो। तो उसमें हम लोगों ने कोशिश की, जो हमारे निर्देशक थे एनके शर्मा और तमाम लोग ग्रुप में, कि हम लोग कहानियां ढूंढते थे, जो रेलेवेंट कहानियां, और फिर उनके नाटक बनाते थे, या फिर अंग्रेजी उपन्यास या कोई दूसरी भाषाओं के नाटक, जिनको फिर हम लोग अडेप्ट करते थे। जैसे एक इम्पोर्टेंट प्ले हमने किया था, जो था नेटुआ। एक कहानी थी छोटी सी, उस पे बिहार में लौंडा नाच होता है, उसके ऊपर मनोज वाजपेयी ने उसमें मुख्य भूमिका की थी। तो खैर, तो उसकी वजह से मेरा पढ़ने लिखने की तरफ रुझान रहा, और मंटो, परसाई जी, शरद जोशी, ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग है अभी तक भी। मतलब मुझे परसाई जी अभी भी ऊर्जा देते हैं। परसाई जी, जब भी दिल थोड़ा कमजोर होता है तो परसाई जी को पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। उनका कोई भी लेख आलेख कुछ भी, या शरद जोशी, तो वही कुछ करते करते, और लास्ट ईयर की बात है कुछ, मैंने बहुत अरसे के बाद वॉक करना शुरू किया था, सेहत के लिहाज से, कि आधा एक घंटा चलूंगा। तो उसमें बड़ी बोरियत हो जाती है कि आप चलोगे तो कैसे चलोगे। और फिर मैं कुछ पॉडकास्ट सुनने लगा, साइरस भरूचा का पॉडकास्ट।
तो उससे आधा पौना घंटा एक आराम से हो जाता था। फिर उसी में ही मैंने खोजबीन की कहानियों की, तो ये मुझे प्लेटफॉर्म नजर आया स्टोरी टेल का। और उसके बाद तो मतलब मैं इन्होंने मुझे अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो उसमें परसाई जी निठल्ले की डायरी में सुना, इसमें मैंने प्रेमचंद की कहानियां सुनी बहुत सारी, कुछ अंग्रेजी के भी इनकी जो है उपन्यास हैं और नॉन फिक्शन है, वो बहुत खूबसूरत है। अभी एक ओबामा के प्रेस जो उनकी स्पीच लिखा करते थे, उनकी एक किताब है, वो मैंने सुनी पूरी। शरद पवार की बायोग्राफी सुनी। तो इनका जो मुझे लगता है जो सबसे अच्छी बात लगी कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, मतलब फर्जी नहीं है, खाली किसी ने रिकॉर्ड करके और कर दिया, वैसा नहीं होता है। बड़ा पूरा उसके अंदर साउंड क्वालिटी और उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया। थैंक यू सो मच। क्या आप सोचते हैं कभी आपके पास इतना समय होगा कि आप कोई किताब पढ़ सके हमारे लिए? बिल्कुल, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ऐसे किसी अवसर का। और क्योंकि इतनी सारी कहानियां हैं और कई बार आपको अफसोस भी होता है कि अरे यार ये राइटर नहीं है, इसकी कहानियां नहीं है, विजयदान देथा नहीं है ना, कि उनकी लोक कथाएं वो क्यों नहीं है। आने वाले हैं, उनकी किताबों के लिए बातचीत चल रही है। जी जी, तो ऐसा कुछ हो जाए तो मैं बिल्कुल आभारी रहूंगा। तो आज हम जो बात कर रहे थे, मुझे ये सोचते हुए याद आया कि अगर हमें पहले ये पता होता तो शायद हम ये विवेकानंद वाली किताब आपसे पढ़वाते, लाइक दैट वुड हैव बीन उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा होगा। तो आज जो किताब हम जिसपे बात कर रहे थे वो विवेकानंद की खोज में थी और डॉक्टर अजीत जावेद ने वो लिखी थी। और आज हमारे साथ गजराज थे, उन्होंने कहा है कि वो किसी दिन हमारे लिए किताब पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये वर्कआउट होगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है, उनमें से एक सवाल आपके लिए आया है कि आप और क्या साहित्य पढ़ते हैं? आपने परसाई, मंटो, प्रेमचंद की बात की। जनरली आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? नॉन फिक्शन भी बहुत पसंद करता हूँ। हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, और हिस्ट्री, राज इरा की जो हिस्ट्री है वो मुझे बड़ा रोमांचित करती है कि उस जमाने में कैसे चीजें बदल रही थी, कैसे जो अंग्रेज थे वो हिंदुस्तानी हो रहे थे, कैसे वो यहाँ के रीति रिवाज, खाने, वो मतलब है ना कि जो यहाँ पे शादियां की उन्होंने, यहाँ के कपड़े पहनने लगे, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और ह्यूमर में रुचि है मेरी। गिरिराज किशोर वो पढ़ता हूं मैं, वो उनको पढ़ा है मैंने। पहला गिरमिटिया, जी 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 जी, एग्रीमेंट वाला जी। और तो हाँ, फिल्म रिलेटेड किताबें हो गई। नम्रता जोशी की किताब है अभी, रील, फिल्म रील, वो मुझे ठीक लगी, तो वैसा है। जाने से पहले मुझे आपसे दो ट्रिविया पूछने। एक तो ये कि क्या मुझे ठीक से याद है कि आप बैंडिट क्वीन में थे? जी, वो मेरा जीवन का अवसर था जब मुझे बड़े पर्दे पर काम करने का मौका मिला था। और क्या ये वही पंचायत वाला सीन था, अगर मुझे ठीक से याद है तो? जी जी जी, पंचायत में, हाँ, पंचायत वाला में था मैं। जी जी। अच्छा। और दूसरा मुझे ये जानना है कि इंटरनेट बताता है कि आप डूंगरपुर में पैदा हुए, क्या ये सही बात है? मैं डूंगरपुर के पास एक देहात में मेरा जन्म हुआ मेरा। और उसके बाद मैं तकरीबन शायद पहली क्लास तक वहां पे रहा था मैं। और उसके बाद मैं वो जो गांव का जो स्कूल था उसमें मैं भाग आता था, मुझे समझ में नहीं आता, वो पट्टी लेके जाता था मैं, चौक वॉक। तो फिर मेरे पिताजी, जो कि जिनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, आर्थिक स्थिति, लेकिन तब भी उनको शायद क्या क्या लगा होगा कि मैं उनका ये मुझ पर एक तरह का, क्या बोलूं मैं उनको, कि वो उनके एक कृत्य से मेरे जीवन पलट गया मेरा। और माँ और मुझे वो दिल्ली ले आए, और बहुत कम संसाधनों के बावजूद हमें अच्छे से वहां पे रखा गया। और जी, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गजराज आपका आज के इस लाइव के लिए। और आपने जो बातें की विवेकानंद के बारे में, जो 4 चीजें बताई उनकी लेगेसी को सर्वाइव करने वाली, वो हम सबको याद रहेंगी। और अभी एक जने ने फिर पूछा है, लेकिन अब मैं इग्नोर करता हूं, उन्होंने पूछा है कि आप लिखते भी हैं?
जब नाटक कर रहा था, थिएटर कर रहा था, तो उस समय अडेप्टेशन करता था। उसके बाद कुछ एंकर स्क्रिप्ट और सीरियलों के डायलॉग्स और वो सब तमाम लिखे, लेकिन अभी प्रैक्टिस में नहीं हूं मैं, लिखने की प्रैक्टिस में। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जो इस लाइव के साथ जुड़े। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये किताब सुनेंगे विवेकानंद की लेगेसी के लिए, और विवेकानंद की क्रिटिकल रूपांतरण के लिए जो नरेंद्र से विवेकानंद बनने की प्रक्रिया में हुआ। डॉक्टर अजीत जावेद ने किताब लिखी थी जो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ दुनिया में नहीं है। मैं गजराज जी का, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग ये किताब सुनिए और इंतजार कीजिए किसी दिन गजराज आपके लिए कोई किताब पढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया जी।